एक और कहानी से शुरुआत करते हैं आज। तो चाइना में दूर कहीं एक गांव था। वहाँ पर एक पैलेस होता है जहाँ पर बहुत सारे वॉरियर्स को ट्रेन किया जाता है। तो वहाँ पे जो वॉरियर्स के टीचर होते हैं उनका नाम होता है मास्टर शिफू। मास्टर शिफू को एक बहुत ही छोटा सा कब मिलता है जिसका नाम होता है टाइलंग, और टाइलंग को वो अडॉप्ट करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसको एक बहुत ही शानदार वॉरियर बना देते हैं। और जब टाइम आता है टाइलंग को ड्रैगन स्क्रोल देने का, ड्रैगन स्क्रोल में बहुत ज्यादा पावर होती है, तो मास्टर शीफू के जो मास्टर होता है मास्टर उगवे, उनको दिखता है कि टाइलंग अभी रेडी नहीं है और इनको बहुत ज्यादा पावर बहुत गलत टाइम पे दे दी गई है। और एज अ रिजल्ट क्या होता है, टाइलंग हो जाते हैं नाराज। जो गांव होता है उसमें सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। अब टाइलंग को रोकने का यही तरीका है कि शीफू और टाइलंग लड़ाई करें आपस में, लेकिन शीफू मारे कैसे टाइलंग को। टाइलंग में उनको वो छोटा सा कप दिखता है जिसको उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन मास्टर उगवे जैसे तैसे टाइलंग को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उस समय के लिए वो थ्रेट खत्म हो जाता है। तो इस स्टोरी से हमको क्या सीख मिलती है कि किसी को भी ज्यादा पावर उस एज में या उस समय पे नहीं देने चाहिए उनकी लाइफ में जब वो उसके लिए रेडी नहीं है। और सिमिलर सी कुछ सिचुएशन हुई है पीएसजी और किलियन एम्बापे के केस में। पीएसजी ने किलियन एम्बापे से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करवाया, तो एक बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर कॉन्ट्रैक्ट देना। फिर उसके बाद जो न्यूज़ आई थी उस टाइम, अब वो सही थी गलत थी पता नहीं, कि एक से होना कि किस तरीके की साइनिंग्स होगी, किसको कोच अपॉइंट किया जाएगा, और क्लब की जो एक्टिविटीज़ होंगी उसमें एक खासा से होगा किलियन एम्बापे का। और इस तरीके की न्यूज़ आई थी तो बहुत अजीब लगा था उस समय सुनने में कि एक प्लेयर को आप इतनी ज़्यादा पावर कैसे दे सकते हैं। हम सब ने काफ़ी उस पर अपनी ओपिनियंस दी थी, कुछ लोगों को सही लगा था, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था। और मेरा तो उस समय यही ओपिनियन था कि मुझे तो लग रहा है कि एम्बापे अपने आप को वेस्ट ही कर रहे हैं। हाँ, अगर मेसी और नेमार के साथ खेलने की वो अपॉर्चुनिटी को मद्देनज़र रखते हुए रुकना चाहते हैं पीएसजी में तो बात अलग है, लेकिन मैं उनको पर्सनली रियल मैड्रिड में देखना चाहता था, जिससे वापस से ला लीगा में को जिंग आ जाए, बिकॉज ला लीगा राइट नाउ एक सुपरस्टार को मिस कर रही है मेसी और रोनाल्डो जाने के बाद। तो 2 साल हो चुके हैं उस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को, और अब क्या न्यूज आ रही है, तो अब जो है एकदम चीजें पलट चुकी हैं। एम्बापे खुश नहीं है पीएसजी से और वो अब छोड़ के जाना चाहते हैं पीएसजी, और पीएसजी ने भी अब इसके बदले में ट्रांसफर लिस्ट कर दिया है एम्बापे को। तो फाब्रिजियो रोमानो का कहना है कि पीएसजी कंसिडर एम्बापे फॉर सेल स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। पीएसजी फील Kylian Mbappe wants to leave for free in 2024. He did not communicate anything yet despite Al Khalifi's public statement. PSG have decided to exclude Mbappe from the Japan tour. उसके बाद PSG want to sell Mbappe as soon as possible. PSG won't put any veto to any club, open to every solution. They remain convinced of agreement between Mbappe and Real Madrid. PSG begins plan without Kylian Mbappe including Japan and Korea tour. तो यहाँ पे साफ हो जाता है कि PSG ने Kylian Mbappe को अपने प्लान से अलग कर दिया है और Kylian Mbappe PSG के प्लान्स का पार्ट नहीं है। PSG को बिटरेट फील हो रहा है कि एम्बापे ने ऐसा किया है उनके साथ, और शायद रियल मैड्रिड के साथ टर्म्स भी एग्री कर लिए हैं। और पीएसजी को ये चीज़ इसलिए अच्छी नहीं लग रही बिकॉज ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि अगर उनका स्टार प्लेयर जाता है तो उसके लिए एक मैसिव फी उनको मिलनी चाहिए, और स्पेशली अगर वो प्लेयर किलियन एम्बापे है तो ये बहुत एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है। लेकिन क्या इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने इसको आते हुए नहीं देखा? जी, मैं ये कहूँगा कि मैं सरप्राइज नहीं हूँ इस चीज़ से, क्योंकि अगर आप ले क्विक की एक रिपोर्ट देखें तो उन्होंने ये कहा है कि पीएसजी ने साफ अपना मैसेज दे दिया है, एम्बापे को टूर से निकालने का मतलब ये है कि नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब। बट दैट ब्रिंग्स मी टू द शीफू एंड टाइलंग रेफरेंस। एम्बापे को पीएसजी से बड़ा किसने बनाया? एम्बापे को क्लब से बड़ा क्लब ने ही बनाया। क्लब ने ही एम्बापे को इतनी अथॉरिटी दी, क्लब ने ही इतना एक ब्लॉकबस्टर कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्लब ने ही प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व किया, इतनी सारी चीजें करनी पड़ी क्लब को एम्बापे को रोकने के लिए। तो ऑब्वियसली एम्बापे के अंदर वो क्लब से बड़े होने वाली फीलिंग आना लाजमी है। अब अगेन अगर आप देखें, एम्बापे सिर्फ 24 साल के हैं, 24 साल का एक लड़का है वो ऐसा नहीं है कि एक कोई बहुत मैच्योर फुटबॉलर की हम बात कर रहे हैं जो 30-32 साल का है, जिसने बहुत सारा देख लिया है कुछ अपनी लाइफ में, या जिसको पता है कि चीजें कैसे होती है। हाँ, मतलब ही इज इन द मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, और ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन स्टिल जब आप इतनी यंग एज में एक पेडिस्टल पे बिठा देते हैं एक फुटबॉलर को, तो ऑब्वियसली सच थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि इस तरीके का बिहेवियर आ रहा है एम्बापे से। और एम्बापे का तो सागा ही एक बहुत ही मतलब अप्स एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर, सास बहू सीरियल टाइप का हो गया है, और अभी तक हमको नहीं पता था कि क्या होगा इसमें, पीएसजी का क्या स्टांस रहेगा, एम्बापे ने जो बोला था पीएसजी उस पर कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन अब साफ पता चल चुका है कि एम्बापे नहीं चाहिए पीएसजी को अपने प्रोजेक्ट में। लेकिन पीएसजी भी इतनी आसानी से नहीं जाने देगी एम्बापे को। अगर आपको जाना है तो आप इसी सीज़न जाएंगे, अगले सीज़न आपको फ्री में नहीं जाने दिया जाएगा।
और किस तरीके से अब पीएसजी, रियल मैड्रिड या जो भी अगर कोई और क्लब आता है, अब देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो और किसी क्लब का नाम आया नहीं और मुझे नहीं लगता कि एम्बापे रियल मैड्रिड के अलावा और किसी क्लब में जाना चाहते हैं। तो किस तरीके से ये नेगोशिएशंस आगे बढ़ती है। और रियल मैड्रिड की एक खास बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंटली एस्ट्यूट हैं अपने नेगोशिएशंस में। उनको पता है कि अगर हम एक साल और रुक जाएंगे तो हमारे 120-130 मिलियन जो भी डिमांड कर सकती है पीएसजी वो बच जाएगा। तो वो भी अपना टाइम ले रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ठीक है हमारा रीबिल्ड अंडर प्रोसेस है, लेकिन हम इतने डेस्परेट नहीं है कि हमको इसी सीजन एक स्ट्राइकर की ज़रूरत है या हम किसी भी तरीके से पीछे हो जाएंगे। और एम्बापे को आना ही है तो डेफिनेटली एक साल जैसे भी रहती है सिचुएशन उसको मैनेज करके एम्बापे जिस भी तरीके से पीएसजी में रहते हैं, खुश रह के रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करके रहते हैं, और बेंच पे अगर उनको बैठा दिया जाता है जो भी होता है वो ठीक है, एक साल के लिए वो रुक जाएंगे एम्बापे के लिए और नेक्स्ट ईयर वो फ्री में ला सकते हैं एम्बापे को। तो क्यों 120-130 मिलियन अभी देना। तो डेफिनेटली एक बहुत पेचीदा सिचुएशन है यहाँ पे। और क्या कोई और क्लब पिक्चर में आ सकता है रियल मैड्रिड के अलावा एम्बापे को साइन करने के लिए? और अगर वो क्लब आता है तो क्या पीएसजी फोर्स करेगी एम्बापे को कि नहीं आपको उस क्लब में ही जाना पड़ेगा, बिकॉज रियल मैड्रिड अगर नहीं पे कर रही है वो फी तो हम तो आपके लिए एक फ़ी लेने के लिए तैयार है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू लीव फॉर दैट क्लब। लेकिन एम्बापे जैसा हमने देखा है कि ऑलरेडी ऐसा लगता है पीएसजी को कि उन्होंने रियल मैड्रिड के साथ टर्म्स अग्री कर ली हैं, तो वो तो उनका हार्ट सेट है रियल मैड्रिड पे। तो किस तरीके से ये जो सिचुएशन अनफोल्ड होगी, क्या लगता है आप लोगों को? मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि किस तरीके से क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और इससे पूरा डायनेमिक चेंज हो जाता है कि पीएसजी ने ही बोल दिया अब तो कि एम्बापे हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब, जबकि आपने ही प्लेयर को क्लब से बड़ा बनाया था। मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड सिग्निफिकेंटली लेस ऑफर करेगी जो पीएसजी डिमांड करेगी और फिर एक पॉइंट आ जाएगा क्योंकि अभी काफ़ी टाइम बचा है ट्रांसफर विंडो में भी, और रियल मैड्रिड बोलेगी कि एक पर्टिकुलर सम के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं एंड फिर ऑप्शन नहीं बचेगा पीएसजी के पास उसको एक्सेप्ट करने के अलावा, बिकॉज दे विल नो कि अभी मान लीजिए 120 अगर वो मांगते हैं तो रियल मैड्रिड फॉर एग्जांपल मान लीजिए 70-80 मिलियन देती है और फिर बोलते हैं कि हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे, तो पीएसजी को लगेगा कि एटलीस्ट 70-80 मिलियन तो मिल रहा है अभी, एंड प्लस अगर हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो दो चीज़ें होंगी, एक तो प्लेयर फ्री में चला जाएगा नेक्स्ट विंडो में, प्लस पूरे सीजन के लिए हमारे पास एक अनहैप्पी प्लेयर होगा जो कि और ज़्यादा टॉक्सिक कर देगा माहौल को, और सीजन जो है पूरा खराब हो सकता है क्लब का अगर एक इस तरीके का सुपरस्टार प्लेयर अनहैप्पी रहता है आपकी स्क्वाड में। तो इस तरीके की कुछ नेगोशिएशन होने वाली है मुझे लगता है रियल मैड्रिड की तरफ से। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये सागा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया और अब जो है अब इस पे अपनी नज़र बनी रहेगी। मैं इसीलिए इतने दिन से इस पे कुछ बात नहीं कर रहा था बिकॉज सब्सटैंशियल कुछ नहीं आया था। आज इतना बड़ा अपडेट आया तो मज़ा आ रहा है इसके बारे में बात करने में। तो ये तो बात हो गई एम्बापे की। अब बात करते हैं काइसेडो चेल्सी की। अब यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट दिया है रॉबर्टो डी ज़र्बी ने, अभी संडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे ब्राइटन खेलने वाली है चेल्सी से प्री सीजन फ्रेंडली यूएसए में। तो डी ज़र्बी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आई डिड नॉट गिव माई वर्ड फॉर एनी थिंग, मतलब ये काइसेडो पे उनसे पूछा गया था तो उन्होंने ऐसा कहा है। एट द मोमेंट आई हैवंट रिसीव्ड न्यूज़ दैट काइसेडो कैन लीव टुमारो और इन द नेक्स्ट वीक। कॉलवेल इंक्लूडेड इन द डील। आई वुड लाइक टू प्ले विद कॉलवेल एंड काइसेडो टुगेदर। यहाँ पर एक तरफ मॉरित्सियो पोचेटिनो है, जब उनसे काइसेडो के बारे में डायरेक्ट सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल अगर हम एक ऐसे प्लेयर की बात करते हैं जो अभी क्लब पे नहीं है। सेम चीज़ उन्होंने मेसन माउंट के लिए कही थी कि ठीक है मेसन माउंट लव्स द क्लब बट नाउ ही इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर, तो मैं ज़्यादा उनकी बात नहीं कर पाऊंगा। तो एक तरफ तो प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हैं मॉरित्सियो पोचेटिनो, दूसरी तरफ कॉलविल का नाम ले रहे हैं। कॉलविल मुझे लगता है कि डी ज़र्बी और ब्राइटन भूल गए हैं कि चेल्सी के प्लेयर हैं वो, और वो सिर्फ एक सीज़न लोन के लिए आए थे उनके पास और बस वो लोन स्पेल अपना पूरा करके वापस चेल्सी आ चुके हैं अपने पेरेंट क्लब। तो कॉलविल आपका प्लेयर नहीं है, कॉलविल चेल्सी का प्लेयर है, भूल जा रहे हैं। और जिस तरीके से ये स्टेटमेंट दी जा रही है प्रेस में, ये एक बहुत ही मतलब ख़राब सिग्नल भेजती है। आई थिंक यहाँ पर रिलेशनशिप मुझे लगता है कि ख़राब हो सकती है और नेगोशिएशंस जो हैं अब अगली हो सकते हैं। अभी तक तो सब कुछ सही लग रहा था कि ठीक है, मतलब अभी एक 60 मिलियन की बिड दी है, 70 मिलियन की बिड दी है, थर्ड ऑफर वे कर रही थी चेल्सी, जैसा न्यूज़ आया था। निज़ार किंसेला ने थोड़े दिन पहले रिपोर्ट किया था कि 80 मिलियन तक की बिड चेल्सी दे सकती है। ब्राइटन 100 मिलियन तक का वैल्यूएशन लगा रही है काइसेडो का, और डेक्लन राइस की जो डील है उसको एक बेंचमार्क माना जा रहा है। तो वो सब चीज़ें ठीक थी और इसलिए भी चेल्सी वेट कर रही है बिकॉज काइसेडो की एक न्यूज़ आई थी कि ही इज़ नॉट हैप्पी, और एक पैक्ट हुआ था डी ज़र्बी के साथ
जिसका उन्होंने अब डिनाई कर रहे हैं कि पैक्ट हुआ था कि उनको जाने दिया जाएगा अगर एक अच्छा ऑफर आएगा, और 80 मिलियन का ऑफर देती है चेल्सी। तो काइसेडो को भी लग रहा है कि हाँ दिस इज़ फेयर इनफ, लेकिन ब्राइटन आर बीइंग टू रिजिड टू स्टबन कि उनको तो 100 मिलियन ही चाहिए। तो वो एक पैक्ट का उल्लंघन है जो उनका डिजर्बी के साथ और ब्राइटन के साथ हुआ है, तो वो चीज़ जो है उनको ख़राब लग रही है। तो ऐसा होता है तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी नेगोशिएशंस, बिकॉज अगर जैसा मैंने अभी एम्बापे के केस में कहा, आपको एक अनहैप्पी प्लेयर आपके कैंप में है और फिर अगर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाल देते हैं काइसेडो, तो वो दैट इज़ नेवर अ प्रिटी सिचुएशन कि अगर प्लेयर मैटर्स को अपने हाथ में ले लेते हैं। आई जस्ट होप कि चेल्सी डेस्परेशन में आके 90 मिलियन या 100 मिलियन की बिड ना मार दे। वेट करो आप, ब्राइटन एक्सेप्ट करेगी बिकॉज काइसेडो विल पुश फॉर अ मूव आने वाले टाइम में, मुझे ऐसा लगता है। ही इज़ नॉट हैप्पी देयर जैसा न्यूज़ आ रही है, और ही रियली वांट्स टू लीव। ओपनली बोल दिया काइसेडो ने एक इंटरव्यू में कि मैं चेल्सी के लिए खेलना चाहता हूँ, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन इंग्लैंड। तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिविटी तो दिख रही है काइसेडो के एंड से, बट ब्राइटन जैसा हमने देखा है कि किस तरीके से मुश्किल होता है उनके साथ नेगोशिएट करना। और इस डील के बाद मैं कभी नहीं चाहता कि ब्राइटन से हमको कुछ भी लेना देना हो। हम कुकुरेया ले आए, हम फिर उसके बाद कॉलविल की डील में भी उन्होंने इतना ज़्यादा ऊपर नीचे किया था, उसके बाद हम उनका पूरा कोचिंग स्टाफ ले आए थे इंक्लूडिंग ग्रैहम पॉटर, और फिर अब हम उनका एक सेंटर मिडफील्डर जो मेन उनका डिफेंसिव मिडफील्डर है उसके पीछे जा रहे हैं। तो बस अब हो गया, अब और कुछ नहीं चाहिए हमको। स्पोर्टिंग डायरेक्टर वायरेक्टर सब कुछ ब्राइटन से हमने ले लिया, बस ये लास्ट चीज़ है जो हमको ब्राइटन के साथ जिसके लिए नेगोशिएट करना हो। उसके बाद मुझे ब्राइटन का चेहरा भी नहीं देखना है। आई एम डेड सीरियस अबाउट दिस। ब्राइटन से हो गया भाई, अब और कुछ नेगोशिएशन नहीं करनी इसके बाद। तो देखते हैं क्या होता है। बट ये जो डिजर्बी ओपनली जो कर रहे हैं कि भाई कॉलविल और काइसेडो का नाम ले रहे हैं, काइसेडो तो चलो ठीक है ब्राइटन का प्लेयर अभी भी समझ आता है, लेकिन कॉलविल का नाम लेना इज कंप्लीटली अननेसेसरी बिकॉज ही इज नॉट अ ब्राइटन प्लेयर, ही इज अ चेल्सी प्लेयर। तो अनप्रोफेशनल है, और इससे आप देखिएगा कि डेफिनेटली नेगोशिएशंस में थोड़ा गर्मा गर्मी अब बढ़ेगी। एक और न्यूज आई चेल्सी के रिगार्डिंग ही कि क्रिस्टोफर विवेल इज ऑन गार्डनिंग लीव एंड ही सेट टू पार्ट वेज विद चेल्सी। पॉल विंस्टैनली, लॉरेंस स्टुअर्ट टेकिंग केयर ऑफ फुटबॉल स्ट्रक्चर एट चेल्सी विद जो शील्ड्स की सपोर्ट। तो ऐसा हुआ है कि क्रिस्टोफर विवेल बहुत सारे इनपुट्स दे रहे थे, लेकिन किसी भी इनपुट पे कुछ काम नहीं हुआ। वो जाओ फिलिक्स को रखना चाहते थे, जाओ फिलिक्स को साइन नहीं किया गया। उसके बाद वो नागल्समैन को हायर करना चाह रहे थे, नागल्समैन की भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी। लेकिन नागल्समैन की अपॉइंटमेंट आई थिंक इट्स मोर डाउन टू नागल्समैन बिकॉज वो स्पर्स और पीएसजी के मैनेजर भी नहीं बने। फिर उसके बाद और भी कुछ साइनिंग्स को लेके उनके इनपुट थे। मानू कोने को वो लाना चाह रहे थे, और एक दो प्लेयर्स थे जिन पे उनकी नज़रें थी, लेकिन पॉल विंस्टैनली और लॉरेंस स्टुअर्ट ने मना कर दिया और उन्होंने ही कमान संभाल ली है, अपने हाथ में पूरी ले ली है। तो कोलैबोरेशन में वो कर रहे हैं कोच के साथ, लेकिन यहाँ पर फिर क्रिस्टोफर विवेल का कोई रोल फिर डिफाइन नहीं है। फिर क्रिस्टोफर विवेल का रोल क्या है अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और कुछ भी उनको नहीं कहा जा रहा? तो बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं तो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो आई थिंक इस वजह से डिसीजन लिया गया है कि क्रिस्टोफर विवेल का अब कुछ रोल है नहीं बोर्ड में, और टेक्निकल डायरेक्टर वो थे बट काम क्या कर रहे थे वो किसी को पता नहीं था, और अगर वो कुछ इनपुट भी दे रहे थे तो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो ठीक है, मतलब इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं, तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि अब ओनर्स भी धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं, तो उनको भी समझ आ रहा है कि कौन लोग हैं जो एक्चुअली में फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन लोग हैं जो संभालेंगे इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, क्योंकि अब मैनेजर के साथ सिनर्जी में काम करने की ज़रूरत है, और वही चीज़ अब हमको देखने को मिल रही है। तो उसमें अगर और आप बहुत ज़्यादा ओवर स्टाफिंग कर लेते हैं और ब्लोट कर देते हैं अपना बैक रूम स्टाफ भी, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो ठीक है, इसमें इसलिए मैं ज़्यादा वरिड नहीं हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पर एकदम से सुन के बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि अरे यार दिसंबर में ही अपॉइंट किया गया था विवेल को एज अ टेक्निकल डायरेक्टर और जुलाई में वो छोड़ के जा रहे हैं। तो ठीक है, एकदम ऐसे अगर आप इसको पुट करेंगे तो ऑब्वियसली अजीब लगता है, लेकिन रीज़न अगर आप इसके पीछे सोचेंगे तो इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। अभी स्टुअर्ट और विंस्टैनली अच्छा काम कर रहे हैं, एंड लेट्स होप कि ये काइसेडो की डील की जैसे मैंने बात करी ये भी सही से हो जाए। और एक और जो चीज़ थी कि क्रिस्टोफर विवेल वैल्यूएशन से खुश नहीं थे जो प्लेयर्स बेचे हैं चेल्सी ने, मतलब क्योंकि चेल्सी को बहुत जल्दी सब कुछ साफ करना था, अपना जो डेडवुड है वो क्लियर करना था, तो जल्दी जल्दी डील्स हो गई। तो क्रिस्टोफर विवेल कुछ प्लेयर्स के वैल्यूएशन से खुश नहीं थे, उनको लग रहा था कि और पैसा लाया जा सकता था उन प्लेयर्स के लिए, और जल्दी क्योंकि हमको क्लियर करना था, स्क्वाड को ट्रिम करना था, तो उस वजह से हमने जाने दिया सस्ते में प्लेयर्स को। तो ये भी एक रीज़न बताया जा रहा था। तो देखते हैं, अभी और इस पर आएगी तो बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा ये दिक्कत वाली बात है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपकी क्या राय है? प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द होल एम्बापे, काइसेडो और विवेल पे अगर आपकी कुछ टिप्पणी है तो वो भी बताइएगा। लियोनेल मेसी हैज स्कोर्ड ऑन हिज डेब्यू MLS में फॉर इंटर मियामी। शानदार फ्री किक मार दी है मेसी ने, और थिंग्स दैट यू लव टू सी, और सिर्फ मेसी ही इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। और
एक बात तो है, बट इंटर मायामी और MLS का फुटबॉल का लेवल जो है वो काफ़ी मतलब नीचे है, तो मेसी तो मतलब वहाँ पे चीर फाड़ मचाने वाले हैं, ये बात तो सही है। तो देखते हैं क्या होता है, बट रियली हैप्पी टू सी मेसी को। और थोड़ी बहुत नज़र रहेगी हमारी इंटर मायामी पे भी कि किस तरीके से जो है उनका सीज़न जाता है और क्या रहता है, किस तरीके से मेसी का करियर जाता है इंटर मायामी में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।